तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने ये पिछले क्लास वाला ही है जो आपके सामने रखा हुआ है, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कई सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे और कई सारा प्रॉपर्टी बाकी भी रह गया था, क्योंकि हम पहले ही कहते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके एलिमेंट्स, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं, जैसे कि एलॉय फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल के बारे में भी इसमें थोड़ा सा पढ़ना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा कुछ जो है हम लोग देखें कल थोड़ा सा। ठीक है, कि किस तरीके से क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज होता है। ठीक, बात समझ में आया। और कुछ प्रॉपर्टीज अभी भी जो है वो बाकी है पढ़ना। ठीक है, तो उसको भी पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो पिछले क्लास में यहाँ तक हम लोग देखे थे, और साथ ही साथ इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर आल्सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे जैसे बढ़ता है उसका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। एग्जाम्पल में हम लोग ये भी लिए थे, एमएन वाला खास तौर पे लिए थे। ठीक है, MnO, Mn2O3, ठीक है, MnO2, ठीक, MnO3, Mn2O7। इसमें क्या था, ये दोनों जो है वो बेसिक है। ठीक है, ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ये एसिडिक है, और ये क्या है, एसिडिक है। ठीक है, बात समझ में आया। अब इसमें ये हम यहीं पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहीं पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। यदि इसको हम देखें, ठीक है, किसको, MnO को देखो, तो MnO कहा गया, ये है बेसिक। ठीक है, तो बेसिक है, तो इसको यदि हम वाटर के साथ हम लोग डालेंगे तो क्या बनाएगा, जाहिर सी बात है कि बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ से जो बनेगा वो MnOH का होल ट्वाइस बनेगा। अंडरस्टूड। ठीक है, इसी में यदि हम ले लेते हैं MnO3, ठीक है, MnO3 क्या, एसिडिक। ठीक, अब एसिडिक वाटर में डालेंगे तो क्या बनाएगा, ऑक्सी एसिड बनाता है ना, ज्यादा रहा, क्या बनाएगा, ऑक्सी एसिड। क्या बनेगा, H2MnO4। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसका थोड़ा सा कलर जो है वो याद रखें। ठीक, और एक यदि हम ले ले Mn2O7, ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो इसमें यदि हम वाटर डालते हैं, ये भी क्या बनाएगा, अपना ऑक्सी एसिड बनाएगा, दैट इज HMnO4। यहाँ पे ये +6 में है, यहाँ पे ये +7 में है, और +7 वाला यहाँ पे पर्पल। ठीक है, पर्पल कलर जो है वो शो करेगा। बात समझ में आया। तो ये थोड़ा सा जो है कल का था यहाँ पे, तो उसको हम आगे बता दिए। ठीक, अब अगला प्रॉपर्टी जो है आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे लेक्चर नंबर आपका 3। ठीक है, लेक्चर 3। ठीक है, तीसरा, जिसमें हम लोग आगे प्रॉपर्टीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज में ही देखिए इसके जो तकरीबन अपना तीसरा क्लास जो है वो चलेगा, जो किस चीज को लेकर के है, प्रॉपर्टीज को लेकर के। ठीक है, आई बात समझ में। तो है थोड़ा सा, तो है इस डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ना, खास करके डी ब्लॉक में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह हो गया, जो कि हम लोग जनरली इस ब्लॉक में तो नहीं देखते। ठीक है, इस ब्लॉक पी ब्लॉक में थोड़ा बहुत यदि मिला पी ब्लॉक में तो ठीक है, अदरवाइज तो मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह हम लोग डिस्कस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किए हैं। ठीक है, वहां पे किए ही हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट हम लोग सबका और बहुत अच्छे से देखे हैं, कैसे याद करेंगे, कैसे शॉर्टकट से आंसर लाएंगे, लेकिन फिर भी बस एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आए। तो सबसे पहले आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक है, और वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और ये है प्रॉपर्टीज नंबर 7। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है ये भी ऑक्सीडेशन नंबर पे ही डिपेंड करता है। पहले बता दें, ये भी किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पे ही, ऑक्सीडेशन नंबर पे ही डिपेंड करता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे इट डिपेंड्स। ठीक है, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स अपॉन, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। ठीक है, फॉलोइंग फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स। तो पहला क्या है भाई, इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। याद है स्टार्टिंग में ही हम लोग इंथाल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बात किए थे।
और इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है, तो सॉलिड से गैसियस में बदलने में जितना एनर्जी लग रहा है, मतलब जो जो प्रोसेस से हम लोग जा रहे हैं उसमें एनर्जी लग रहा है या बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहलाता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले तो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यानी इसको हम लोग सब्लिमेशन भी कहेंगे, वही बात हो गया ना, सब्लिमेशन। ठीक है, सेकेंड जिस पे ये डिपेंड करता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। तीसरा जिस पे ये डिपेंड करता है वो है हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिक क्या रहा है इसमें, यदि हम बात करें तो यही ना हो रहा है आपका, देखे तो कि यहाँ पे M, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ से किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो M प्लस एक्वस, हो सकता है ये M+2 हो सकता है M+3, यही तो है, ठीक है। और ये वाला चीज ही आपका क्या कहलाएगा, यही आपका कहलाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े होंगे आप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। रेडॉक्स में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो पूरा आया ही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक, खास करके आपका जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये खास करके आपको देखने को मिलेगा। तो हम क्या बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, यही है, एम से हम लोग ले गए सॉलिड से किस में, एक्वस में। लेकिन ये प्रोसेस तो ऐसे डायरेक्ट तो होगा नहीं कि हम लिए और किस में चला गया आपका, एक्वस में चला गया, ठीक है, उसमें कई सारे प्रोसेस होंगे। तो वो वाला प्रोसेस अब क्या क्या है, तो सबसे पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना पड़ता होगा, गैस में, ठीक है। तो ये क्या बना, एम और ये गैस, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या किए, इसको आयोनाइज किए, ठीक है, तो ये क्या बना, एम प्लस गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकालें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, पानी में डालेंगे, हाइड्रेशन होगा इसका, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो प्रोसेस है ये कहलाया डेल एच, ठीक है, डेल एच, ये कहलाएगा डेल एच एटोमाइजेशन। क्या बोले थे, गैस से जो है तीन चीज पे डिपेंड करता है, तो पहला क्या लिखे थे, एटोमाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, देखो यही तो कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड से गैस। उसके बाद आयोनाइजेशन इंथैल्पी, तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी दिया गया, ठीक है, और तीसरा हाइड्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एच, डेल एच हाइड्रेशन, डेल एच क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। बात समझ में आया। और यहाँ पे आपको समझ में खुद आएगा एटोमाइजेशन में क्या होगा, एनर्जी दे रहे हैं कि निकल रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा है। आयोनाइजेशन एनर्जी में देना पड़ रहा है ना, जाहिर सी बात है, तो यहाँ भी एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रेशन में एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है, तो केवल यही एनर्जी जो है वो रिलीज कर रहा है। बात समझ में आया, केवल यहीं पे जो है वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो जो टोटल डेलेज जो है, यानी कि चेंज यहाँ से यहाँ तक में जो आए हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में जो आए हैं डायरेक्ट यदि हम बात करें, तो जो चेंज होगा, एनर्जी का जो चेंज होगा, यानी कि डेल एच इंथैल्पी जो होगा वो क्या होगा, वो सबका सम ही तो होगा। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं कि डेल एच इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एच इज इक्वल टू, ठीक है, डेल एच इज इक्वल टू डेल्टा एच एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन, ठीक है, प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या था, यस, डेल एच हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, सबका एडिशन ही तो होगा, सिंपल है ना, सबका एडिशन ही तो होगा। और ध्यान में रखेंगे ये बात, क्या कौन सा बात हम ध्यान में रखने बोल रहे हैं, इफ इफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है, यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, देन
then oxidation is easily, ठीक है, क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन इजिली होगा। क्लियर है, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा से आसानी से वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन वहां पे होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको बता देते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एग्जांपल, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल। स्लो है लग रहा है आज। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं, सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट ई नॉट, ई नॉट एम प्लस एम, ठीक है, इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव ओनली, ओनली फॉर, ओनली फॉर कॉपर। क्या बोल रहा है, ई एम प्लस एम, ठीक है, इज पॉजिटिव ओनली फॉर कॉपर इन 3D सीरीज, इन 3D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज में केवल कॉपर, जाहिर सी बात है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन आता है, चापा, याद है आपको बताए थे, चापा, ये ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका सीरीज रहता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो इसमें आपका ये कितना था, ठीक है, ये सी क्या है, कॉपर है, ये क्या है, एच क्या है, एच जी है, ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, ए जी, ठीक है, पी क्या है, पी टी, और ए क्या है, ए यू, यही तो था। ये सारे जो हैं वो हाइड्रोजन के कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। तो यदि हम 3D सीरीज की बात करें, 3D सीरीज की बात करें, तो केवल कौन आ रहा है, केवल और केवल कॉपर ही तो आ रहा है इन 3D सीरीज, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज, बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी, अच्छा पॉजिटिव, एक तो ये नॉर्मल सा हो गया जो इलेक्ट्रो पोटेंशियल का जो बताएं नीचे है। अब उसमें भी बिकॉज हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cu प्लस, ठीक है, बिकॉज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cu प्लस, ठीक है, हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ Cu प्लस टू, ठीक है, Cu प्लस टू इज नॉट, इज नॉट कंपनसेट, ठीक है, इज नॉट कंपनसेट डेल एटोमाइजेशन, डेल एच एटोमाइजेशन, ठीक है, डेल एच एटोमाइजेशन, डेल एच एटोमाइजेशन IE1, यहाँ IE1 एंड IE2 दोनों लिखेंगे, क्योंकि पहले एक इलेक्ट्रॉन हटाएगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाएगा, I1, ठीक है, कॉमा IE2, ठीक है, I1 प्लस I2 ऑफ Cu, ठीक है। तो ध्यान में रखना यहाँ पे कि पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव क्यों होता है, और केवल किसके लिए होगा 3D सीरीज में, कॉपर के लिए होगा। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कॉपर जो होगा, ठीक है, वो कंपनसेट नहीं कर पाता है डेल एच एटोमाइजेशन, क्योंकि हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है, हाइड्रेशन इंथैल्पी रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो जितना रिलीज कर रहा है, ये क्या बोला कि पॉजिटिव रहेगा केवल इसके लिए, नॉट कंपनसेट डेल एच एटम, ठीक है, और प्लस ये क्या, अच्छा रिलीज कर रहा है, तो रिलीज करेगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो दोनों क्या करता है, एब्जॉर्ब, तो पॉजिटिव होगा। तो इतना ज्यादा हीट जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है जितना हम लोग देते हैं। सपोज दैट यदि हम लोग दिए हैं 600 किलो जूल, लेकिन बाहर तो जो दिए हैं वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्लस 600 हो जाएगा, और बाहर
निकला मान लो कि 500, ठीक है, तो वो जो होगा वो क्या होगा, -500 होगा, यानी कि टोटल ओवरऑल क्या हो जाएगा, +100 हो जाएगा, तो कंपनसेट नहीं कर पाया, ठीक है, इसीलिए इसका जो वैल्यू क्या हो जाता है आपका पॉजिटिव में हो जाता है। अब ये बात तो पॉइंट नंबर 1 हो गया, सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अब ये पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, ये भी जेई में एक बार पूछा है इसी तरीके से, ठीक है, और इम्पोर्टेंट, ठीक है, एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। अब हम बात कर रहे हैं किसका, तो ई नॉट, ठीक है, ई नॉट, ठीक है, m+3 से m+2, ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे, कुछ जो एक्सेप्शन है खास करके उस पे हम बात कर रहे हैं। पहला क्या, तो पहला जो है अपने पास, ठीक है, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं ई नॉट CR+3 से लेकर के CR+2, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बेटा क्या होता है, निगेटिव, ये क्या होता है, निगेटिव। तो आपको याद होगा थोड़ा सा, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े थे, उसमें CR+3 में क्या हो जाएगा, CR+3 में D3 होगा क्या, CR+3 में D3, ठीक, और CR+4 में CR+2 में क्या हो जाएगा, D4। तो D3 यदि है तो ये क्या हो जाएगा आपका T2G, याद है ये वाला, T2G में क्या रहेगा, 3 रहेगा, और EG में क्या रहेगा, EG में 0 रहेगा। तो देख रहे हैं सबका सब इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टेबल कहलाता है, ठीक है, इसीलिए इसमें जो रहता है वो क्या रहता है, निगेटिव ये होगा, ठीक है। 3 से 2+3, 2 जो है वो निगेटिव हो जाएगा, और सब का सब एक, ये जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दूसरा यदि हम बात करें इसमें, ठीक है, दूसरा यदि हम बात करें तो ई नॉट, ठीक है, Mn+3 से Mn+2, ठीक है, ये वाला होता है पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव और बहुत हाई होता है, पॉजिटिव तो होगा और बहुत हाई। तो इसका जो हाफ फील्ड वाला जो है और फुल फील्ड वाला है वैसे हम लोग करके लेंगे, ठीक है। और एक तीसरा वाला जो होगा इसमें, ठीक है, तीसरा तीसरा क्या हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है, Fe+3 से Fe+2, और ये भी जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेस, लेकिन ये बात ध्यान में रखना, पॉजिटिव तो होता है, ठीक है, लेकिन लेस पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम ही पॉजिटिव ये देखने को मिलता है। आ रहा बात समझ में, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक्सेप्शन भी है, ठीक है, थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम इसको एक्सेप्शन बोल भी रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका नजर इस पे चला जाए आसानी से। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला। अब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये खत्म होता है यहाँ पे, ठीक है, जितना था, जितना बताने लायक था वो हम आपको बता दिए, ठीक है, और बाकी जो है आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक, पूरा सीरीज कैसे याद करते हैं क्या नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितना जरूरत था वो हम आपको बता दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो अपना आता है मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, 8वां, 8 प्रॉपर्टी जो आता है वो आता है मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट जो है याद कीजिए किससे रिप्रेजेंट होता था, न्यू से, होता था क्या, न्यू। और ये चीज पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट में बेसिकली हम लोग दो चीज के बारे में बात करेंगे, एक तो पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा क्या होगा आपका डाईमैग्नेटिक, और पहले से पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा थोड़ा इसे सम्मान में लिख देते हैं। अब ये क्या, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, सब्सटेंस इज पैरामैग्नेटिक देन अट्रैक्ट, ठीक है, इफ अ substance is paramagnetic then attract attract in magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है,
और जो मेन पॉइंट जो है जिससे कि हम लोग समझते हैं, ये तो प्रैक्टिकल करने की चीज है ना, अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अपने को कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जो देखते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स से देखते हैं, कितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। एंड इट शुड हैव, ठीक है, मेन चीज है इट शुड हैव जो हमारे काम की है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। डाईमैग्नेटिक क्या होता है? रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड शुड हैव, अब जस्ट उल्टा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, सब पेयर्ड चाहिए, ठीक है। शुड हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब इसका जो फॉर्मूला, ठीक है, याद नहीं होगा, पहले म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस टू, और ये बी एम दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन था, और वेयर एन, ठीक है, एन जो था वो क्या था? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना नंबर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का है, वो यहाँ पे एन, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है, जैसे क्या है कि सपोज दैट मैग्नेटिक मूवमेंट किसी का, ठीक है, समझना है चीज को, सपोज दैट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट किसी का दे दिया है 1.73, सपोज दैट दे दिया है 1.73। तो अब इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपसे ये पूछ दिया। तो आप क्या करोगे फिर? जो है ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट जो है, ठीक है, एक तरीका क्या हो जाएगा कि ये मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हम लोग क्या निकाले, मतलब न्यू, तो न्यू का वैल्यू क्या रखोगे? 1.7, ठीक है, 1.73, और इज इक्वल टू ये एन एन प्लस टू, ऐसे करके आप सॉल्व करोगे ये पूरा इक्वेशन, ठीक है। ये हटा के यहाँ स्क्वायर दोगे फिर, ठीक है, एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक में लाओगे, फिर सॉल्व करोगे, ठीक है, और वो सॉल्व भी नहीं होगा और आंसर भी गलत आएगा। तो सिंपल जो है क्या करना है, ठीक है, सिंपल जो क्या करना है वो एन जो निकालना होगा वो बहुत टफ हो जाएगा, नॉट इजी, नॉट इजी, ठीक है, इन दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा जो है वहाँ ट्रिक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कुछ नहीं करना है कि यहाँ जो वन दिया हुआ है, ये जो वन दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, यही वैल्यू आएगा एन का, ठीक है, यही वैल्यू किसका आएगा? एन, ठीक, मतलब कि यहाँ एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? एन इज इक्वल टू, अंडरस्टूड, ये आंसर आएगा। समझ में आया? एसएमटी, सस्ता मजबूत एंड टिकाऊ, ठीक। उसी तरीके से यदि बोल दिया कि म्यू बराबर जो दिया हुआ वो दिया हुआ है आपका 5.42, ठीक है, फाइंड एन, एन निकालो, एन क्या हो जाएगा? ये 5, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? 5 डायरेक्ट, ये सब निकाल के चेक करोगे सेम आएगा, ये पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं वो अनइम्पॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन ऐसा ही पूछ सकता है, कंपेयर, ठीक है, एक तो ये एन पूछ दिया, कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, क्वेश्चन, कंपेयर कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंपेयर द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब जैसे पूछ दिए यहाँ पे Cr+3, ठीक है, Fe+3, ठीक है, और दे दिया Mn+3, तो Cr+3, अब उतना लिखना नहीं है, Cr+3 में आपका n कितना आएगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? क्रोमियम का कितना होता है? 24 कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? 3d5 और 4s1। अब उसमें से 3 निकाल दो तो एस में से एक चला जाएगा, और 3d5 में से कितने चले जाएंगे? 2, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो यहाँ n इज इक्वल टू, ठीक है, n इज इक्वल टू कितना आएगा? 3। Fe का कितना होता है? 3d6, और बाकी का जो 3d6 26 होता है, 3d6 और 4s2, ठीक है, और 6 में से फिर कितने अनपेयर्ड होंगे? केवल 4 नजर आ रहे हैं, ठीक है, बाकी तो लास्ट वो जो फर्स्ट वाला वो तो पेयर्ड हो चुका है,
ठीक है, तो कितना निकालना है, 3 निकालना है, 2 चला जाएगा उधर से, 1 चला जाएगा 2 चला जाएगा 4s2 से, 2 चला गया, और एक जो पेयर्ड है वो चला गया, यानी कि सबका सब पेयर्ड हो गया, तो यहाँ आ गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 5, Mn+3, तो Mn का कितना आ जाएगा आपका, निकालोगे तो आ जाएगा ये 4। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका होगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा Cr+3, देन उसके बाद आएगा Mn+3, और देन उसके बाद आएगा Fe+, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट का इसका ऑर्डर आएगा। तो आसान आसान है, कोऑर्डिनेशन में भी हम लोग अच्छे से काफी डेप्थ में गए हैं, और वो वाला पार्ट जो शॉर्ट ट्रिक है वहां भी हम आपको बताएं। ठीक है, अब अगले प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये और इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में आप सॉलिड स्टेट में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो हम लोग प्रॉपर्टीज ले रहे हैं ये है आपका फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लंबा ताकि ना लिखना पड़े। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड होता क्या है, तो कई बार ऐसे होते हैं ना कि एटम्स, जो बड़े बड़े एटम्स होते हैं, जैसे कि अपना सपोज दैट मान लेते जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, डी ब्लॉक के जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है, उसके बीच में यानी एटम्स के बीच में, लैटिस के बीच में जो जगह थोड़ा बचता है, जिसको हम लोग वॉइड कहते हैं सॉलिड स्टेट की भाषा में, तो उस वॉइड में, उस खाली जगह पे, एम्प्टी स्पेस पे वो छोटे छोटे एटम्स चले जाते हैं, हाइड्रोजन के, बोरोन के, कार्बन, नाइट्रोजन। ठीक है, तो इसी तरीके से एक नए तरीके का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब चीज को देखें, हम लिखते हैं इसमें, ठीक है, कि क्या होता है, ताकि आपको याद रहे अच्छा से। ये क्या फिर से लगता है स्लो। हुआ। ठीक है, क्या है भाई, तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड स्मॉल विथ स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, सच सच एज हाइड्रोजन, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, इटीसी, जनरली यही नजर आते हैं। ठीक है, द स्मॉल एटम, ओके, द स्मॉल एटम एटम ऑफ दिस नॉन मेटेलिक मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स get trapped get trapped in the vacant space, ठीक है, ऑफ लैटिस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में जो छोटा छोटा जगह बच जाता है ना एटम के अरेंजमेंट के बाद, तो उसमें जो है वो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स जो है वो जाके उसमें ट्रैप हो जाते हैं, उसके खाली जगह में। ठीक, अब एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, क्या बात है, आज एक परेशान कर रहा है बीच बीच में।
ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो क्या क्या हो जाएगा, ब्लू सी टंगस्टन कार्बाइड है ये, ठीक है, WC, ठीक है, इसमें देखने को मिलता है Fe3C, ठीक है, TiH, ठीक है, 1.3 से 1.8, अब ये 1.3 से 1.8 नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड है, ये भी अभी इसी में पढ़ना है, वो बताएंगे, ये एग्जाम्पल बस ध्यान में रखना है, ऐसा ऐसा होता है, इसमें इस तरीके का चीज पाया जाता है, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब इसके भी प्रॉपर्टी कुछ देख लेते हैं, ठीक है, इसी का प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है भाई इसका, ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो कहता है ना कि दे आर जनरली दे आर जनरली नॉन स्टोइचोमेट्रिक, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइचोमेट्रिक क्या हो गया, जैसे कि हम इसमें लिए कोई भी चीज जो है, जैसे FeO, तो ये किस में है, 1:1 में है ना, ठीक है, MgCl2, तो ये क्या है, 1:2 में है, तो ये कंप्लीट रेशियो में, ठीक है, कंप्लीट रेशियो में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यदि वो कंप्लीट रेशियो में नहीं आता है, अब कैसे नहीं आता, क्यों नहीं आता, वो हम आगे अभी बताएं, तब उसको क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे ये 1.3 से लेकर 1.8 तक में यहाँ पे नजर आएगा, तो कहने का मतलब वही कि इस तरीके से, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। आ रहा बात समझ में। एक इसमें भी जो है, एक तो ये बात हो गया कि इसमें जनरली जो होते हैं दे आर नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि नाइदर टिपिकल आयोनिक नॉर कोवलेंट, ठीक है, ना ही ये एकदम आयोनिक है और ना ही ये क्या होता है, कोवलेंट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरा बात क्या है, तो तीसरा बात है आपका हार्डर देन प्योर मेटल्स, हार्डर देन प्योर मेटल्स, ठीक है। चौथा चौथा बोलता है हाइयर हाइयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, देन प्योर मेटल, ठीक है। पांचवा बोलता है मेलेबिलिटी, ठीक है, एंड डक्टिलिटी लेस देन प्योर मेटल, मतलब प्योर मेटल से इसका क्या है, ऑलमोस्ट सब कुछ क्या है, हाई रहता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हार्ड भी होता है, बस ये वाला मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी की यदि हम बात करें तो वो क्या रहता है आपका, लेस देन प्योर मेटल होता है, ठीक है। उसके बाद छठा बोलते हैं, छठा क्या, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक है, किसका फॉर्मेशन करेगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड का, ठीक। अब कैसे कैसे होता है ये, नहीं, ऐसे में तो बन ही नहीं पाएगा, बनाना पड़ेगा। जैसे जैसे ध्यान से, जैसे ये हम ले लेते हैं, ये एटम का अरेंजमेंट, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ये एटम का सपोज दैट अरेंजमेंट है, ठीक है। ठीक, अब ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, ठीक है, इसमें आके घुस गया, यहाँ आके चला गया, ठीक है, यहाँ आके चला गया, बैठ गया, मान लेते हैं यहाँ आके बैठ गया, ठीक है। तो ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कहते हैं।
ठीक है, ये आपका हो गया इंटरस्टिशियल। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल कहलाएगा। और क्या है भाई, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल, नॉन मेटेलिक एलिमेंट ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल। बात समझ में आया कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है? तो ये है बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, समझ में आया? पूरे अच्छे से बताए हैं क्या क्या होता है, कैसे होता है। ठीक, अब आगे जो हम लोग देखेंगे वो है अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कई सारे जो हम लोग ऑर्गेनिक में भी कई सारे रिएक्शंस करवाए हैं, वो सब क्या है, कैटालिटिक, कैटलिस्ट के ही प्रेजेंस में कई सारे होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में भी कई सारे रिएक्शंस, कई सारे प्रोसेस हैं, ऑसवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस, ये सब में क्या है अपना कैटालिटिक रिएक्शन ही हुआ है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो आगे जो हम लोग प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 10, वो क्या है अपना कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में क्या है कि हम इसमें क्या कहेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव कैटालिटिक टेंडेंसी, इंटरस्टिशियल टेंडेंसी, इंटरस्टिशियल टेंडेंसी, इंटरस्टिशियल टेंडेंसी टू एक्ट एज कैटलिस्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है ना कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास इंटरस्टिशियल वाला टेंडेंसी होता है। ठीक है, वही जो अभी ट्रैप्ट करवा लिया अपने अंदर ट्रैप्ट करवा लिया। ठीक है, तो वो टेंडेंसी होने के कारण ही ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। ठीक है, कैटलिस्ट वैसा सब्सटेंस होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन बीच में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कैटलिस्ट बिकॉज बिकॉज अब क्या क्या है भाई, बिकॉज सबसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबसे पहला पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सेकंड क्या हो रहा है, तो प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ फ्री वैलेंसी वैलेंसी ओवर मेटल मेटल सरफेस ओवर मेटल सरफेस। ठीक है, यानी कि बेसिकली एडजॉर्प्शन पावर मोर, एडजॉर्प्शन पावर मोर। इसीलिए तो जो ये है आपका क्या बोलते हैं, पैलेडियम, वो हाइड्रोजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है, एब्जॉर्प्शन पावर मोर। तीसरा यदि हम बात करें, थर्ड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये बेसिकली इसमें जरूरत होता है। ठीक है, क्योंकि मतलब बेसिकली ये इसमें अवेलेबल है, इसलिए कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करता है। अब एग्जांपल के तौर पे आपको याद होगा, ठीक है, एग्जांपल ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, ऑस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक, अब इसमें याद है आपको, ठीक है, तो इसमें क्या था, 4NH3 डायरेक्ट रिएक्शन लिखेंगे प्लस 5O2। ठीक है, और क्या लिए थे हम लोग, प्लेटिनम Pt। ठीक है, बन क्या गया था ये
4NO और प्लस 6H2O। याद है? अगला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट है जी। इसमें क्या किए थे, 2SO2 प्लस क्या था O2, किसके प्रेजेंस में, B2O5। ठीक है, 2O5 और ये कन्वर्ट हो गया था 2SO3 में। ठीक है, और हैबर्स प्रोसेस ले लीजिए, हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। ठीक है, तो हैबर्स प्रोसेस में क्या देखे थे, N2 प्लस 3H2। ठीक है, गिब्स, और किसके प्रेजेंस में, ये Fe। ठीक है, क्या बना था, 2NH3 एमोनिया, हैबर्स प्रोसेस। तो ये कुछ जो थी वो एग्जांपल्स थी कैटालिटिक फॉर्मेशन को लेकर के। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, ये भी हो गया। ठीक है, छोटा छोटा प्रॉपर्टी अब हम लोग देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक कंपाउंड, जो अभी ऊपर हम कह रहे थे। ठीक है, तो 11th में ये आया है, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइचियोमेट्री नॉन स्टोइचोमेट्री कंपाउंड। ठीक है, ये अब क्या होता है, चीजें अच्छे से समझेंगे इसको। कहता एटम्स, ठीक है, क्या कहता है, एटम्स आर नॉट प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। सपोज दैट, एग्जाम्पल से समझे, बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल से समझे। जैसे एग्जाम्पल में हम क्या बोले थे, FeO है, तो ये क्या है, 1:1 के रेशियो में। ठीक, उसके बाद ये Fe2O3 है, ये किसमें है, 2:3 के रेशियो। और ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्टोइचोमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, तो नॉन स्टोइचोमेट्रिक किसको कहेंगे, अब जैसे कि हम कहें कि ये FeO है। ठीक है, FeO है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, रॉक सॉल्ट पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है। अब जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, उसमें इसमें दो चीज आ गए। ये कैसे, किस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारा कुछ अपना सॉलिड स्टेट के बेसिस बात कर रहे हैं। अब ये इसमें दो चीज आ गए, एक तो क्या आ जाएगा, ऑक्साइड O2 माइनस, और एक आ जाएगा Fe+2 आयन। ठीक है, तो ये Fe जो ऑक्साइड आयन जो रहता है वो कहाँ रहता है, अपना CC3 में। कहाँ जाके बैठा रहता है, CC3 पे, क्यूबिकल क्लोज पैक। ठीक, ये सारा वहीं रहेगा। और ये जो रहेगा Fe2 आयन कहाँ रहता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में यहाँ पे बैठा हुआ रहता है। बात समझ में आया? तो क्या, तो ये क्या रहता है, इनका रेशियो 1:1 है, तभी तो आसानी से सब कुछ हो पा रहा है। लेकिन यदि ये ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यदि ये कैसा लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि ये आपका लिखा हुआ आ रहा है Fe। ठीक है, Fe0.93O। ठीक है, Fe0.93O, यह लिख रहा Fe। ठीक है, 0.95O, यह लिख रहा N 0.98O। इस तरीके से इट इज, ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, सपोज दैट, इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये वाला हम ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 3Fe, सपोज दैट मान लेते हैं कि 3Fe2 जो है वो मिस हो गया। मतलब पूरा जो ये जो पूरा लैटिस था, इसमें से जो है ना 3Fe, क्या हम बोले कि 3Fe जो है, 3Fe+2 वाला, 3Fe+2 वाला क्या हो गया, मिसिंग हो गया, मिसिंग हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, यानी कि हम क्या बोले कि 3Fe ये वाला क्या हो गया, मिसिंग हो गया।
तो उसको बैलेंस करने के लिए, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, टू न्यूट्रलाइज द चार्ज, ठीक है, हम क्या इसमें ऐड कर दिए, ठीक है, ऐड कर दिए 2Fe+3 का न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो क्या अब रेशियो कम हो गया क्या? ये 3 गायब हुआ था, हम केवल 2 ही डाले। चार्ज तो बैलेंस हुआ लेकिन एटम्स का क्या हो गया, वो कम हो गया, ठीक है। और ये जाके क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है इसमें, ट्रैप हो जाता है इसमें, ठीक है, मतलब जाकर के बैठ जाएगा उसके जगह पे। तो रेशियो में तो कम ही आ जाता है, इसीलिए 1:1 नहीं हो पाता, ठीक है। और रीजन भी लिख देते हैं हम इसका, ठीक है, रीजन, रीजन क्या है, दे कैन शो, दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, तभी तो ये पॉसिबल है कि +2 की जगह +3 हम डाल पा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता तो कहाँ से हो पाता, नहीं हो पाता। तो रीजन दे कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, समझ में आया। तो ये पूरा कहानी जो है वो चल रहा था। अब इसमें और एक प्रॉपर्टी आता है 12 नंबर, ठीक है, 12 नंबर ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है। 12 नंबर क्या भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पहले भी हम लोग इसमें पढ़ चुके हैं, किसमें, यस, अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, और उसका रीजन क्या होता है वो भी हम सब वहीं बताए थे। लेकिन फिर भी क्या बोले, इसके सम्मान में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट हैव रिमार्केबल, रिमार्केबल टेंडेंसी, रिमार्केबल टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ठीक। और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, हम लोग देखें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने सारे कॉम्प्लेक्स बने, और बहुत सारा उसका यूज, बहुत सारा टेस्ट, कई सारे आइसोमर्स, मतलब बहुत पूरा का पूरा हम लोग उस पर रिसर्च कर डाले, ठीक है। तो वो चीज देखने को मिला। तो वो कौन बनाता है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है भाई, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो FeSO4 का रिएक्शन हम किसके साथ करवा दिए, 2KCN के साथ, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है। आयन एक्सचेंज बेसिकली करवा दिए K2SO4, लेकिन फिर से ये Fe जो है FeCN का होल ट्वाइस फिर से रिएक्शन कर जाएगा 4KCN के साथ, किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, 4KCN के साथ, और ये क्या बना देगा, K4, ठीक है, FeCN का CN का होल 6 ये बना, और यही आपका है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, समझ में आया, यही क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और ये जो CN है यहाँ, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा, पढ़ाया था ना, लिगैंड है ये लिगैंड, यानी जाके अपना जो माइनस होता है साइनाइड का, वो जाकर के इसने क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया। और इसका भी रीजन क्या है भाई, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का, तो कुछ ही कुछ रीजन है। रीजन क्या है, तो सबसे पहला क्या चाहिए भाई, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज होना मांगता है। दूसरा क्या बोलता है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज क्या, जेड इफेक्टिव, यानी कि ENC लिखवाए थे ना, यानी कि जेड इफेक्टिव बेसिकली, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC। तीसरा आपका जो है वो क्या चाहिए भाई, प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होना जरूरी। तो ये क्या हो गया आपका कैटलिस्ट का। अब एक लास्ट जो है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन, इसका प्रॉपर्टी लास्ट यहीं तक, दैट इज कॉल्ड एलॉय फॉर्मेशन, ये है तीसरा क्लास अब आज हम लोग देख रहे हैं, जिसमें हम लोग के प्रॉपर्टी को, ठीक है। तीसरा क्या है आपका एलॉय फॉर्मेशन,
मेटलर्जी में भी थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, ठीक है। क्लास 10th में भी आप पढ़ते हैं मेटल नॉन मेटल, जिसमें आपका एलॉय के बारे में पढ़ने को मिलता है, ठीक है, किसमें कितना होता है क्या नहीं होता। वो चीज जो है आपका मेटलर्जी वगैरह में जो भी है थोड़ा सा, वो चीज तो वहां से हम लोग देखेंगे, लेकिन बस इसका प्रॉपर्टी के रूप में थोड़ा सा हम लोग जान लें, ठीक है। क्या फॉर्मेशन करता है? एलॉय फॉर्मेशन, एलॉयज फॉर्मेशन, ठीक है, एलॉयज फॉर्मेशन। तो ये बेसिकली और अच्छे से लिख दें। एलॉयज फॉर्मेशन, तो बेसिकली एलॉय कैसे फॉर्म्ड करता है, सेम चीज है जैसे इंटरस्टिशियल वाला देखे ना, सॉरी, हाँ इंटरस्टिशियल वाले में क्या देखे कि बीच में जाके घुस जाता था, इसमें बीच में नहीं घुसता है, मतलब कि दो डिफरेंट टाइप या तीन डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट के जो एटम रहते हैं वो बस कंबाइन कर जाएंगे, यानी कि पूरा जो लैटिस इसका रहता है उसमें से कुछ हो जाएंगे स्टील, जैसे कि कुछ हो जाएंगे कॉपर का, कुछ हो जाएंगे आपका इसका क्या बोलते हैं आपका टीन का, इस तरीके से जो है ना वो मिल मिल जाते हैं एटम, मतलब उसके जगह पे वो चला जाएगा, उसके जगह पे वो बीच में नहीं जाएगा, मतलब जस्ट एक्सचेंज कर लेगा, उसको हटा के मतलब रिप्लेस कर देता है, बढ़ जाएगा। तो क्या हम इसमें लिखेंगे कि सबसे पहले तो ये क्या है, ये होमोजीनियस है, हेटेरोजीनियस नहीं है, एलॉय सॉलिड सॉल्यूशन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो जो बात है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। एलॉयज, एलॉयज आर होमोजीनियस, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द एटम्स, द एटम्स ऑफ वन मेटल, ठीक है, एटम्स किसका, एक एटम का जो मेटल रहेगा, ठीक है, मेटल आर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, रैंडमली, रैंडमली among among the atoms, among the atoms of other metal, ठीक है, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसके बीच में, ठीक है, रैंडमली, रैंडमली अरे मिला देना मिक्सचर, ठीक है, जस्ट मिला देना रैंडमली, ठीक है, मेटल, देन एलॉय, एलॉयज आर, ठीक है, जनरली फॉर्म्ड, जनरली जनरली फॉर्म्ड, ठीक है, जनरली फॉर्म्ड बाय दोज, बाय दोज मेटेलिक, ठीक है, बाय दोज एटम्स, बाय दोज एटम्स विच, अच्छा और एक चीज है, ठीक है, कि अदर एटम्स के साथ तो मिला दिया, ठीक है, देन एलॉयज आर फॉर्म्ड, सॉरी यहाँ द लिखना चाहिए ना, देन क्यों लिखते हैं, द एलॉयज आर जनरली फॉर्म्ड बाय दोज एटम्स विच, ठीक है, ध्यान में रखना, दोज एटम विच हैव मेटेलिक रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई within, within about 15% of each other, 15% of each other, ठीक है, मतलब ज्यादा बड़ा हम नहीं कह सकते, ठीक है, या ज्यादा छोटा नहीं कह सकते, बात समझ में आया, बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ऐसा नहीं कि उसका एटम इतना बड़ा इसका एटम इतनी को, तो कैसे रिप्लेस करेगा, वो भी नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। और क्या है इसमें खास बात कि ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म्स, फॉर्म्स लार्ज, लार्ज नंबर एलॉय, ठीक है, एलॉयज बिकॉज, अब स्टील ब्रास ब्रॉन्ज ये सब क्या है, वही है ना, तो आप जो है इसका आप ये याद रख सकते हैं कि किस में क्या मिला हुआ है, हालांकि ये तो 10th में भी बताया जाता है, वो वहां से आप डेटा जो है एनसीईआरटी में भी है, आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, मेटलर्जी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो आप वहां से
वहाँ वो चैप्टर में हम लोग उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल इसके बारे में प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और वो आप अपने से भी कर सकते हो, वो इतना बड़ा भी नहीं है कि उसको हम ये कर रहे हैं, ठीक। तो बिकॉज दे हैव, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ एलॉय का फॉर्मेशन करता है, बिकॉज दे हैव ऑलमोस्ट सेम सेम साइज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि एटलीस्ट 15% तो होना मांगता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोलता है, देख लो भाई, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना। Those atoms which have metallic radii within about 15% each other, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। और यहाँ पे क्या बोला है कि ऑलमोस्ट सेम साइज, हम क्या बोले, ऐसा नहीं कि एक बहुत बड़ा और एक छोटा सा एकदम होगा, ठीक है, सेम साइज। तो यहाँ इसको अच्छे से, सेम साइज, तो atoms of one metal can substitute atoms of other metal, ठीक है, in its lattice, ठीक है। अब कैसा रहेगा ये हम बता देते हैं, जैसे कि ये हम लोग किए थे ना एक, जैसे ये आ जाए, अब इससे पहले वाले में क्या हुआ था कि वो बीच में जाके चला गया था, तो ये बीच में नहीं होगा, एटम को ही ये कर देंगे रिप्लेस, जैसे कि यहाँ वाला कोई और आ गया, ठीक है, रिप्लेस हो गया। ये इस कलर का है, यहाँ भी एक ने रिप्लेस कर दिया, एक से ज्यादा भी होगा ना, यहाँ भी इसने रिप्लेस कर, ठीक है। अब कोई और आया, इसने क्या किया, यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ भी रिप्लेस कर दिया, ठीक है, यहाँ भी रिप्लेस कर दिया, ठीक, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। और ठीक है, अब एक ने यहाँ रिप्लेस कर दिया, ये, तो ऐसा देखने को आपको, मतलब कि डिफरेंट एटम्स जो है इसमें पूरा का पूरा रिप्लेस ही किया हुआ आपको मिलेगा। खास तौर पे बस ये याद रख लेना, अब लास्ट आज के क्लास में क्या हम बोल रहे हैं, Fe, ठीक है, CO एंड Ni एंड निकेल, ठीक है, डू नॉट फॉर्म अमलगम विथ Hg, ठीक है, विथ Hg, ड्यू टू ड्यू टू ठीक है, लार्ज डिफरेंस इन साइज, ठीक है, साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होने के कारण ये इसके साथ अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। तो आज के क्लास में यही हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जो था वो बचा हुआ हम लोग पूरा का पूरा कवर कर चुके हैं आज, ठीक है। कहाँ से शुरुआत किए थे भाई, शुरुआत किए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किए, ठीक है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल तो कहें बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में भी एक बार पूछ चुका है, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट के बारे में हम लोग देखे, शॉर्ट ट्रिक बताएं आपको, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड के बारे में देखे, प्रॉपर्टीज देखे, ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी देखे, ठीक है, उसमें कुछ कुछ प्रोसेस जो है पुराना रिवाइज करवा दिए, फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टेचोमेट्रिक कंपाउंड देखे, कैसे फॉर्मेशन करता है वो पूरा का पूरा देखे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखे, उसका रीजन समझें, ठीक है, और लास्ट में एलॉय फॉर्मेशन भी हम लोग देखें, ठीक है। तो ये सारा का सारा पॉइंट आज के क्लास में हम लोग ने कवर किया है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, थैंक यू सो मच, ठीक है। तब तक पढ़िए और उसको आगे अपना नोट्स बनाते रहिए।